लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, कहाँ गए थे पहले तो ये बताइए, घर पे सब कुशल मंगल है? और ये ग्रीन इतनी गहरे रंग की शर्ट पहन कर आए हैं, कहाँ गए थे प्रभु जो इतनी बड़ी तेज़ी साथ में लाए हैं? कहीं नहीं गए थे सर। यहीं थे। इस तो हफ्ते तो यहीं थे। पिछले पिछले हफ्ते, हफ्ते जरूर गए। हाँ पिछले हफ्ते तो गए थे ना सर, वो मुस्कान बता रही है चेहरे की। हाँ तो गोवा गए थे तो मुस्कान नहीं रहेगी। नहीं तो इतनी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, दबी आवाज में नहीं बोल रहे सर, गला बैठा हुआ है। 2 दिन से मिष्टू की जिद में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आज हाँ। जाके गला, कायदे गला बैठा हुआ है। ओहो, मैंने सोचा शायद गोवा में इतना हु हल्ला कर लिए कि उससे गला बैठ गया। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अपन तो शांति वाले आदमी, पारिवारिक आदमी। नहीं वो है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर, पारिवारिक आदमी है वो तो हमें पता है, इनफैक्ट सबको पता है, हमारे जितने दर्शक हैं उनको भी इस चीज़ का पता है, इनफैक्ट कमेंट्स में भी दिख जाती है वो बातचीत। तो खैर ये सर 23,000 साथ में लाए हैं, जब आप घूम के आए हैं थोड़ा रिलैक्स करके आए हैं, बाजार को भी साथ में रिलैक्स दिला दिए। बिल्कुल सर। देखिए, एक चीज में, एक पहले मैं आपसे ही बात कर ले रहा हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों से भी बात कर ले रहा हूँ जो सुबह से मुझे सुन रहे हैं। हम्म। सुबह से मैं बताते आ रहा हूँ कि हम गैप अप खुले हैं। हम्म। पुल बैक पे जैसे ही बुलिश एविडेंस मिले बाई करना चाहिए। तीसरी 75 मिनट की कैंडल जो 11:45 पे चालू हुई थी उस पे आपको बुलिश एविडेंस मिला था। बैंक निफ्टी पे 51,499 टारगेट। सुबह से मैं बताते आ रहा हूँ कि 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका टारगेट होगा 51,970 की जोन में, जो अभी मुश्किल से 10-15 मिनट में टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम टिकते हैं तो फिर 52,762 अगला टारगेट है, वो भी आ जाएगा। आ जाए या कल आए, आ जाएगा। तो आज के लिए तो जो टारगेट है वो अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा, और मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको एक्सीड करके दूसरे टारगेट के एटलीस्ट जो डिस्टेंस है मिड तक तो कवर कर ही लेंगे, यानी 52,200 52,300 तक हम पहुंच जाएंगे। निफ्टी थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है, इसमें भी बुलिश एविडेंस मिला था। दूसरी कैंडल का हाई 22,822 जैसे ही क्रॉस हुआ था, बाइंग बन 22, हाँ 22,822 जैसे क्रॉस किया था बाइंग बन गया था। अब तक इसको नया डे हाई बना लेना चाहिए था 22,941 के ऊपर, जो नहीं बना है। तो ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है तो बैंक निफ्टी पे ही फोकस करेंगे। वहां पे पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, दूसरा टारगेट आ जाएगा। दूसरी चीज, सुबह जिसने भी सुन के जैगल लिया है, जैगल 219 का पहला टारगेट हो गया है। प्रॉफिट बुक एटलीस्ट आधे से ज्यादा कर लीजिए, 224 दूसरा टारगेट आ जाएगा, वहां पे भी पूरा बुक कर लीजिएगा। तीसरी चीज एक और क्या बोलनी थी, हाँ यही 2-3 चीज थी। और अब आप सवाल दागना चालू कीजिए। तो 23,000 का सर लेवल फिर 22,941 पार नहीं हुआ जो आप टारगेट कह रहे थे, फिर 23,000 की उम्मीद क्या करना, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा या थोड़ा समय लगेगा? नहीं नहीं सर, देखिए दुग्गल साहब अब शांति दूत बन गए हैं। कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मुझसे शादी करोगे में वो कादर खान का कैरेक्टर था दुग्गल साहब। तो दुग्गल साहब अभी शांति दूत बने हुए हैं। और थोड़ा सा डाउट जरूर था कि ये शांति दूत बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। मालूम पड़ा अगले दिन दुग्गल साहब नींद से उठे और आतंकवादी बन गए और बम फोड़ने लगे ईरान पे। तो उसकी संभावना क्रूड ने थोड़ी सी कम कर दी है। अभी 12 बजे से हम एक शो पे लाइव थे, वहां पे क्लियरली मैं डिस्कस करते आ रहा था कि $101 चल रहा है क्रूड WTI। मैं WTI फॉलो करता हूँ नाइमेक्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी में होता है। और जब हम ट्रेड करते हैं तो हमको वॉल्यूम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लो वॉल्यूम पे फॉल्स मूव ज्यादा बनते हैं, तो मैं WTI फॉलो करता हूँ। $101 चल रहा था, वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि 99.44 4 घंटे का स्विंग लो, जैसे ही प्रिसाइसली 99.43 अगर इसके नीचे क्लोज करता है आवरली चार्ट पे, तो क्रूड ऑयल में लंबी डाउनसाइड खुलेगी। और आवरली कैंडल क्लोज होते होते ये क्लोज हुआ है 97 के आसपास। तो अब यहां से कोई भी रैली, 96.93 चल रहा है, 97 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। यहां से कोई भी रैली, मैं तो यहीं पे माल बेचना पसंद करूंगा। अगर आपको थोड़ा सा लो रिस्क चाहिए तो $2 बढ़ते ही $99 के आसपास आप क्रूड ऑयल में सेलिंग चालू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस $4 का रहेगा, $103 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 99 पे अगर बेचते हैं तो $4 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या खुलेगा आपका? टारगेट आपका खुलेगा
डेली चार्ट का स्विंग लो, डेली चार्ट का स्विंग लो कहाँ पे है? डेली चार्ट का स्विंग लो खड़ा है 86 $84.37 पे, यानी यहाँ से 13 डॉलर नीचे, करंट मार्केट प्राइस से $13 नीचे का टारगेट मेरे को दिख रहा है। और ऊपर में स्टॉप लॉस यहां से पकड़ेंगे तो $6 का, 99 पे बेचेंगे तो $4 का। ठीक है। तो सर ये आप WTI के मजा लेवल्स नहीं बता आया रहे हैं, सर, आप मजा WTI के नहीं आया। लेवल्स बता रहे हैं, तो इंडियन करेंसी में उस हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट कर लें, नहीं, मतलब। मैं बोल रहा हूँ सर, मजा नहीं आया ना आपको, इतना समझाया लेकिन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया। अब मैं आपको चार्ट शेयर करके बताता हूँ ताकि मेरे को भी मजा आए, आपको भी मजा आए। शेयर स्क्रीन, सेंड रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर। पहले आप देख लीजिए गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आपको याद है इस जोन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बेरिश एफवीजी बना है, इस जोन में सॉरी, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं पहले। इस जोन में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बेरिश एफवीजी रिजेक्ट हो रहा है, ये वाला स्विंग लो का टारगेट खुलेगा। आप देखिए ये पूरी गोवा की छुट्टी में गोल्ड की कायदे से पिटाई हुई है। अभी इस एफवीजी में हमको आना है, तो ये पुल बैक इस एफवीजी में आने के लिए हो रहा है। अब सिल्वर पे आइए। सिल्वर में हमने इस एफवीजी में डिस्कस किया था, इस जोन में डिस्कस किया था कि गोल्ड पे बेरिश एफवीजी है, सिल्वर में नहीं है। सिल्वर में ये वाला बुलिश एफवीजी जैसे ही फेल होगा, इस स्विंग लो का टारगेट खुलेगा। आप देखिए वही स्विंग लो आके स्वीप कर रहा है और इस बेरिश एफवीजी में हमको आना है, तो यहाँ आ गया है। आप कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर हो गया तो अब वापस आए क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल आपको याद होगा इस जोन में हमने पहली बार टॉप 4 आवर चार्ट पे प्रिडिक्ट किया था और $78 तक का टारगेट था जो यहाँ पे अचीव हुआ। इसके बाद से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जहां भी बेरिश सेटअप बने, क्योंकि डेली चार्ट पे कोई बेरिश एफवीजी नहीं है, वीकली चार्ट पे नहीं है और मंथली पे नहीं है, तो हमको 4 आवर पे रिलाई करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, डेली चार्ट पे ये स्विंग लो है आपका, ये स्विंग हाई बना है, ये आपका फेयर वैल्यू एरिया है और ये फेयर वैल्यू गैप है। जनरली क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए और फेयर वैल्यू एरिया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। ये क्वालिटी सेटअप होता है। मतलब हम जब आइसक्रीम भी खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, एक आती है 100 रुपए की, एक आती है 10 रुपए की, दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस है। तो यहाँ क्वालिटी का डिफरेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेयर वैल्यू एरिया बना है, जो कल टेस्ट हुआ है, नया हाई नहीं बना, आज उसको फेल कर रहा है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एफवीजी है जो आज फेल हो रहा है। मैं क्यों बेरिश तुरंत हो गया हूं? 4 घंटे के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट आपका ऑर्डर फ्लो था, इसको तोड़ के क्लोज कर रहा है। तो इस ऑर्डर फ्लो में से ये स्विंग लो आपका टारगेट निकलता है $89 का और डेली चार्ट का स्विंग लो आता है $84 का। तो मैं इसलिए बेरिश हूं कि 4 घंटे पे, अभी भी 2 घंटा बचा है क्लोज होने में, लेकिन मैं जनरली एक टाइम फ्रेम, 2 टाइम फ्रेम नीचे आता हूं डेली से, तो वो आता है आवरली। आवरली पे ये क्लोज हुआ है। दूसरी चीज, आवरली पे पहला ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, दूसरा ये 17 मिनट में कैंडल क्लोज होगी तो ये दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप माल बेचते हैं तो आवरली चार्ट पे 91 और $89 खुलता है, 4 घंटे के चार्ट पे आपका खुलता है $89, ये $89 और डेली चार्ट पे खुलता है $84। तो हर लिहाज से कम $91 तो आराम से दिखता है और फिर 89 और 84 में हाई कन्विक्शन है कि $84 आना चाहिए नीचे। सर वो जो लेवल आप बता रहे थे कि उसके नीचे क्लोजिंग, वो जो रेड कैंडल नीचे की तरफ बन रही थी, जो आप बता रहे थे कि इस लेवल के नीचे अगर बंद हो गया तो फिर ये बेरिशनेस और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, वो क्लोजिंग लेवल क्या था जिसके नीचे आप कह रहे हैं कि अभी वो उस लेवल के नीचे है लेकिन अभी हम बंद नहीं हुए हैं, तो उसके नीचे अगर बंद हो जाए तो वो कौन सा लेवल है क्लोजिंग वाला जो टूट गया? 99.43, ये 30 मार्च 3:30 बजे की 4 घंटे की कैंडल का लो है 99.43। इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं बढ़िया रेड कैंडल से। 2 घंटा बचा हुआ है, मोस्ट लाइकली इसके नीचे क्लोज होगा क्योंकि आवरली चार्ट पे वो कंफर्मेशन दिखने लगे हैं। तो मैं 4 आवर को प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि इसके नीचे क्लोज होगा, बट कंफर्मेशन अभी 2 घंटा 16 मिनट बचा हुआ है। 99.43 का लेवल है, इसके नीचे 4 घंटे की क्लोजिंग
क्लियर कट ब्रेकडाउन बना देगी। ठीक है, ओके। तो सर क्रूड का नीचे आना तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसीलिए आप जब ये सवाल पूछे कि 22,941 आ जाना चाहिए, जो नहीं आया है, तो 23,000 ऑप्टिमिस्टिक टारगेट तो नहीं हो जाएगा। मैं इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। क्रूड का गिरना अपने आप में दिखा रहा है कि दुग्गल साहब अभी शांति दूत बने रहेंगे। तो अब कल को दुग्गल साहब है, मूड तो उनका तुरंत ही बदल जाता है, बट एटलीस्ट क्रूड ये दिखा रहा है कि अभी ये जो करंट मूड है दुग्गल साहब का 2-3 दिन 4 दिन रहेगा। हम्म, ठीक है, ओके। इसी चीज़ का बाजार को भी ना कहीं डर है कि दुग्गल साहब कभी भी बदल जाते हैं, तो उनका रुख बदल जाएगा, उससे क्या इम्पैक्ट आ जाएगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़्यादा सर कन्विक्शन देखिए, नहीं मैं आ पा कभी, रहा। देखिए मतलब जस्ट इमेजिन एंड एंजॉय वाली फैंटेसी हर किसी के पास होती है। मेरे पास कभी होती थी कि अगर मैं वो जो लेख नहीं लिखते थे, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो जब मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो मेरी पहली फैंटेसी ये आई थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं मार्केट में ऐसे करूंगा कि स्टॉक बाई करूंगा और अगले दिन उस सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज दूंगा, स्टॉक सेल करूंगा, उस सेक्टर के लिए खराब न्यूज दूंगा। तो दुग्गल साहब ये कर रहे हैं। अंतर ये है कि उस समय मैंने अपनी फैंटेसी में नहीं सोचा था कि मीडिया इसको कवर कर लेगी। दुग्गल साहब पकड़े गए हैं। अभी उनके जो वॉर मिनिस्टर है उनका इसने ब्रिटिश मीडिया ने पब्लिश कर दिया है कि युद्ध चालू होने के हफ्ते भर पहले उनने डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी थी, हालांकि फेल हो गए थे, लिक्विडिटी नहीं मिली और इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, बट कोशिश की थी। और उनके लड़के का तो क्लियर ही है कि क्रूड में उन्होंने उल्टा सौदा लिया था और उसके बाद सीज फायर अनाउंस किया था 5 दिन का, जिसको बढ़ा के 10 दिन किया है। तो ये तो चीजें सब क्लियर होने ही लगी हैं सर कि आप टॉप सीट पे बैठ के मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो, और अब वो तो सबको दिखने ही लगा है। वो तो साफ है, वो तो क्लियर है। उसमें बीच में कुछ $1.5 बिलियन के आसपास की पोजीशन की भी खबरें आई थी। काफ़ी काफ़ी कुछ चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हाँ कुछ चल सर, रहा है वो कि वो इस पाकिस्तान चीज़। का क्रिप्टो कनेक्शन वो क्लियर होने लगा है, क्रूड ऑयल का ट्रेड क्लियर होने लगा है, प्री मार्केट में नैस्डैक में इतना बड़ा सौदा लेना वो क्लियर होने लगा है। तो चीजें अब निकल के आने लगी हैं, तो अब डोमेस्टिक फ्रंट पे भी बहुत प्रेशर बनने लगेगा। हालांकि यूएस का संविधान थोड़ा सा मुश्किल है कि प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर दें, बट हाँ इंटरनली कोशिश तो जरूर हो रही होगी। और मेरे को बाई लक कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, आईपीएल चालू हुआ है, उस चक्कर में मैंने जियो हॉटस्टार खोला टीवी पे, तो सामने वो गेम ऑफ थ्रोन्स दिख गया, तो मेरे को याद आ गया वो मैड किंग वाला, कि मैड किंग को हटा के फिर बने थे और उसके बाद ये गेम ऑफ थ्रोन्स चालू हुआ था। पूरी मैड किंग वाली हरकतें हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना, शो शुरू होने से पहले मेरी मित्तल साहब से भी बात हो रही थी, यही बात ही चल रही थी कि पूरा एक्सपायरी के दिन किस तरह का मूव लिया जाता है और एक्सपायरी के दिन कैसा मूव लिया जाता है, किस तरह से कमज़ोर हाथों को या फिर लॉन्ग पोजीशंस को कट किया जाता है। सारी बातचीत यही चल रही थी कि ट्रम्प साहब के जो पैटर्न्स है ना, किस तरह के हैं और कैसे पोजीशन बनाई जा रही है, क्योंकि उनके बोल मायने रखते हैं। जो वो बोल रहे हैं या वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं और उस चीज़ का वो फ़ायदा बाखूबी ले भी रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। दर्शकों के सवालों की ओर भी बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हमें पता चल गए। सबसे पहला सवाल जो हमें मिला है ना, वो आया सर गौरव तिवारी जी की ओर से। कह रहे हैं कि ग्रैन्यूल्स इंडिया में 1 डे के टाइम फ्रेम पर कप एंड हैंडल बन रहा है क्या? 613 पर 400 शेयर हैं इनके पास सर ऑलरेडी। ये थोड़ा पैटर्न फॉर्मेशन को भी फॉलो करते हैं, तो आपसे कंफर्मेशन चाह रहे हैं। बिल्कुल बन तो रहा है सर, और ग्रैन्युल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है और ग्रैन्युल्स का चार्ट अच्छा भी लग रहा है, और ग्रैन्युल्स मेरी वॉच लिस्ट में भी है। हमने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 599 से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया है। अब यहाँ बाई लिखा हुआ है 599 पे, तो मेरे को चैनल याद नहीं है, चैनल का नाम मैंने नहीं लिखा है, बट 599 पे मीडिया पे बाई दिया हुआ है। पहला टारगेट था 615 जो अचीव हुआ है, उसके ऊपर टिक रहा है। अब अगर ये टिका रहता है 615 के ऊपर और ये मार्केट में बाउंस बैक बना रहता है, तो ये ऑल टाइम हाई आराम से टेस्ट कर देगा। क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। एक ही चीज मिसिंग है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की, 7-8 कैंडल होनी चाहिए, केवल 2 कैंडल है बस, ये एक कमी है, बाकी परफेक्ट सेटअप है। तो आपको केवल एक काम करना है कि 580 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और ऑल टाइम हाई का टारगेट ले लीजिए। ठीक है, ओके। 580 का स्टॉप लॉस और ऑल टाइम हाई का आप टारगेट ले लीजिए इस पे। अगला जो नाम है वो है दीप सिंह जी का। कह रहे हैं कि सर मुझे शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए नाल्को के ऊपर। नाल्को इन्होंने लॉन्ग किए हुए हैं सर 391 के रेट पर, और मीडियम टर्म का टारगेट ये पूछ रहे हैं मैनकाइंड पर, जो कि इनका 2000 रुपये का लॉन्ग किया हुआ है। सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, नाल्को मंडे के सेशन में मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग दिया था 390 रुपए पे,
404 दूसरा टारगेट था जो अचीव हो गया है। तो अभी उस पर प्रॉफिट बुकिंग देंगे जहां बाई दिया था, तो यहाँ पे बाई देना फिर वही सेबी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाएगा। बट यहाँ बाई सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन व्यू दे रहा हूँ। 404 406 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर ये एक्सटेंड करेगा 424 तक। तो आज के सेशन की क्लोजिंग तक का वेट कीजिएगा। अगर 406 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये 424 तक के लिए एक्सटेंशन आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, 406 के ऊपर अगर बंद हो गया तो फिर आपको 424 भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। और मैनकाइंड फार्मा सर 2000 रुपये पे लिया हुआ इन्होंने। मैनकाइंड फार्मा में टाइम लगेगा, मैनकाइंड फार्मा थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट मैनकाइंड फार्मा 2320 रुपए आते हुए दिख रहा है। अभी बाइंग जोन में खड़ा है 1990 के आसपास। अगर एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं और क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज यूज करते हैं, तो 1900 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए, 2320 रुपए आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट, 0.25% ऑफ रिस्क पर ट्रेड, ये सारे रूल्स अप्लाई करते हैं तो ही लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाइंग जोन के आसपास है। 2320 का टारगेट बोला ना आपने। 2320 का टारगेट है, 2320 लगेगा महीना डेढ़ महीना समय लगेगा, बट आ जाएगा। ठीक है, ओके। इनका 2000 पे लिया हुआ है सर, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास ही है इनकी बाइंग, जो ये प्राइस चल रहा है अभी। मनीष शाह जी कह रहे हैं कि ये अंशुल सर के लिए क्वेश्चन है। अंशुल सर जी बैठे हैं सामने, कह रहे हैं कि मेरा आईपीसी पर बेट है, 400 रुपये पर लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग बीएससी लिमिटेड, आई थिंक बीएससी पे शेयर है। आईपीसी सर, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग के नाम से 400 रुपये का लिया हुआ है इनका। एक तो ये शेयर है, दूसरा मॉर्पिन लैब कह रहे हैं कि 661 रुपये का लिया हुआ है। इसका टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए इनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर ये कहें तो पूछ रहे हैं कि अगर ये कहें तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ E2E नेटवर्क या फिर विमता लैब में से किसी पे भी, जो भी आप बोलें करंट मार्केट प्राइस पर। सर देखिए, मोरपन लैब में तो फिलहाल डबल बॉटम बन रहा है, 44 रुपए तक आ सकता है। 44 रुपए पे एक बार सवाल पूछिएगा। मोरपन लैब में दो चीज, मतलब मेरे व्यू कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए जा रहा है, चार्ट पे एक्सट्रीमली वीक है। 33 हफ्ते में 52% करेक्ट हुआ है और 72 हफ्ते में 66% करेक्ट हुआ है। ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। सामने सीडीएमओ कंपनीज को ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला ही ऑर्डर मोरपन लैब को मिला है। तो एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। तो अभी फिलहाल 44 रुपए तक वेट करेंगे, 44 रुपए पे रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। तो अभी होल्ड कीजिए 44 रुपए तक। अब इनका दूसरा सवाल था इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग। इसमें सर एक दिक्कत है, एवरेज वॉल्यूम में 50 डे का 4000 का है। आज 472 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो क्या आप लेंगे, क्या आप बेचेंगे? तो ये दिक्कत रहेगी इसमें। मैं इसमें कोई सलाह ना पहले इनको कभी दिया हूं, ना आज देना चाहता हूं। वॉल्यूम ही नहीं है। अभी जैसे एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। अभी एक एनालिस्ट ने लाइव शो पे ही एक शेयर बाय दिया था और वो 2 मिनट में अपर सर्किट लग गया था। अब उसमें समस्या क्या थी, 70 करोड़ का मार्केट कैप था और 1300 शेयर रोज के ट्रेड हो रहे थे। अगर 2000 दर्शक लाइव देख रहे हैं और 10-10 शेयर भी लेते हैं तो 20,000 शेयर होते हैं, यानी आप एवरेज वॉल्यूम का 20 गुना आप खुद ही करा दे रहे हैं। तो सर्किट तो आप खुद ही लगवा दे रहे हैं। तो इसमें भी वही होगा, अगर मैं बाई बोल दूंगा, 10-10 शेयर भी आपके 2000 दर्शक जो लाइव देख रहे हैं 20,000 शेयर भी ले लेते हैं, तो एवरेज वॉल्यूम का 5 गुना हो जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ तो वॉल्यूम फिल्टर आप रखेंगे। जैसे मैंने रखा हुआ है कि कम से कम 60-70 हजार तो एवरेज वॉल्यूम का माइक्रो कैप में होना ही चाहिए, और इसका 4000 है। और तो इसको हम अवॉइड करेंगे, इस पर हम किसी तरह की सलाह नहीं देंगे। और मेरी सलाह ये है कि मैं सलाह दूं ना दूं, आप सलाह लीजिए भी मत किसी से, भूल जाइए स्टॉक को। आई डोंट नो कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं शेयर, कैसे रिसर्च करते हैं, थोड़ा ये भी अगर गाइड करें ना सर। जैसे अननोन स्टॉक्स पे अगर आप सवाल पूछते हैं ना, तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये जो कैसे आप फिल्टर करके इन शेयरों तक पहुंचते हैं, किसी भी अप्रोच को जब आप लगाते हैं, या आपको कौन रेकमेंड करता है, कैसे आप बाइंग तक पहुंचे, थोड़ा अगर आप ऐसे भी ये भी बता देंगे ना, थोड़ा आपके माइंडसेट, आपकी जो साइकी है वो समझने में भी हमारी काफ़ी मदद होगी, और उससे आपके जो सवालों के जवाब देने में भी काफ़ी हद तक आई थिंक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इजीली उस चीज़ को एड्रेस भी कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ बताइए सर, इस शेयर को आप मतलब कैसे आपने चुना, थोड़ा सा वो काफ़ी असमंजस वाली बात है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल हमें भेजा है नैन्सी जी ने। नैन्सी जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून, पूरा दिन 1 अप्रैल है, कल मार्केट की शक्ल देखूंगी। सर आज अप्रैल फूल वाला जो दिन है ना, थोड़ा उसको लेकर भी बाजार काफ़ी, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से डाइसी नज़र आ रहे हैं। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास सर, कह रही है कि प्रिसिशन वायर और AGIIL न्यू एंट्री के हिसाब से पूछ रही हैं। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट बताइए इसके,
और कह रही है कि गोल्ड में ब्रेकआउट आ गया, क्या बाय कर लें इसमें? देखिए, गोल्ड सिल्वर अगले 5-7 साल के लिए अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। और ये गोल्ड के लगभग जब टॉप पे क्लाइमेटिक मूव आ रही थी गोल्ड सिल्वर, तब से मैं बोलते आ रहा हूँ अगले 5-7 साल के लिए गोल्ड भूल जाइए। जितने भी लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपको ईटीएफ्स लेके बैठना चाहिए फलाना ढिकाना, मेरा आपको हमेशा पता है आउटराइट व्यू रहता है, लेना है या बेचना है, ये बीच वाला मैं नहीं छूता हूँ। तो तब से मैं गोल्ड सिल्वर सेल बोलते आ रहा हूँ, ये केवल पुल बैक है, अभी और नए लो मिलेंगे। नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है, कभी नहीं खरीदना है, अगले 5-7 साल नहीं खरीदना है। टॉप पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि पहली बार जब गोल्ड में हाई बना था, उस हाई को दोबारा टच करने में 30 साल लगे थे, दूसरी बार 14 साल लगे थे। तो तीसरी बार अगर उसी ट्रेंड को फॉलो करें तो 7 साल तो कम से कम लगना चाहिए। तो मेरे को नहीं लग रहा 7 साल के पहले हो रहा है। दूसरा, गोल्ड में हमेशा बाइंग तब आती थी जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती थी। युद्ध से बड़ी कौन सी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होगी? अगर युद्ध में ये 30-40% गिर रहे हैं, तो फिर कौन इनको ऑल टाइम हाई ले जाएगा? ये आपको खुद ही जज करना है कॉमन सेंस लगा के। तो मेरे लिए गोल्ड सिल्वर रिटर्न ऑफ है, जैसे मैं बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स, रेलवे डिफेंस राइट ऑफ कर देता हूँ। गोल्ड सिल्वर एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड में राइट ऑफ कर चुका हूँ। हर रैली पे जहां भी बेरिश एफवीजीज टेस्ट होते हैं वीकली मंथली डेली के, मैं वहां पे सेल देखता हूँ नए स्विंग लोज के लिए। तो मेरे लिए रिटर्न ऑफ है। सेल ऑन रैलीज वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन है, शॉर्ट करके पैसा कमाने का मौका मिलता है। मैं हर जगह शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ। सेम इज विद क्रूड ऑयल। तो आज जैसी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी है, कंफर्म होते से हम सेल्स अपने इनिशिएट करेंगे। तो ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है। तो दूसरा इनका सवाल था, आप कह रहे हैं सर सोना चांदी ऑल टाइम लो की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऑल टाइम लो की तरफ नहीं जा रहे हैं सर। अगला ऑल टाइम हाई 7 साल पहले, 7 साल के नहीं पहले आएगा। अच्छा। नहीं लग रहा है। और अभी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। मैं सेल ऑन रैलीज के मोड में हूँ। ठीक है, हर उछाल पर आप बिकवाली कीजिए। ऑल टाइम लो तो मतलब ये तो नहीं बोलूंगा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। बट ऑल टाइम लो तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ से भी अभी डाउनसाइड बची हुई है। प्रिसाइज लेवल में आपको बता दूं, गोल्ड पे मेरा प्रिसाइज जो डाउनसाइड आती है, सिल्वर पे आती है $47। पहला आता है $57, दूसरा आता है $47। अगर 57 भी पकड़ूं तो 74 चल रहा है, 57 पकड़ूं तो 17 × 32 15 × 92 रुपीज से भी पकड़ूं, 50,000 रुपए डाउन साइड कम से कम यहां से सिल्वर में दिख रही है। और गोल्ड में अभी 4739 है। और मेरे हिसाब से ये डाउन साइड कम से कम 3900 तक आनी चाहिए। तो $800 पकड़ूं, 800 इंटू 0.3215 इंटू 92, यानी सॉरी 800 इंटू 0.3215 इंटू 92, 23,600 रुपए यहाँ से गोल्ड में डाउन साइड है, और 50,000 कम से कम डाउन साइड सिल्वर में। अभी पुल बैक मोड में है। पुल बैक जब भी कंप्लीट होगा, $3900 गोल्ड पे, $57 सिल्वर पे, ये प्राइमरी टारगेट है। जाना इनके भी नीचे है। इन लेवल से बाउंस बैक बनेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये अनमिटिगेटेड लेवल है, तो वहां आके बाउंस बैक करेंगे। तो अभी बाउंस बैक मोड में है। इसके बाद सेल बनेगा तो ये डाउन साइड टारगेट खुलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 यहाँ से चांदी गिरेगी और 23,600 और सोना यहाँ से गिर सकता है। बिल्कुल सर। तो सर उस केस में फिर चांदी क्या होगा? इतनी गिरावट की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का क्या होगा उस केस में फिर? सर मैं तो ये कब से बताते आ रहा हूँ, जनवरी एंड से मैं बताते आ रहा हूँ। 13 एटीआर एक्सटेंशन भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एटीआर एक्सटेंशन हमेशा लगा के रखिए। 13 था एटीआर एक्सटेंशन की रीडिंग, 13 थी। 14 डे एटीआर मल्टीप्लाइड बाई 13 एडेड टू 50 डे मूविंग एवरेज, इतना एक्सट्रीम एटीआर एक्सटेंशन था 29 जनवरी को। और 30 जनवरी को जब नेगेटिव फॉर्मेशन थी, गैप डाउन, हिंदुस्तान कॉपर पे 682, वहां से सेल बताते आ रहा था 450 के लिए। ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ है बाउंस बैक करके, फिर नीचे आएगा लगभग 365। और आपका सवाल था हिंद जिंक पे, दोनों लगभग साथ में चलते हैं इसलिए कवर कर लिया। हिंद जिंक 693 पे जब ब्रेकडाउन आया था एटीआर एक्सटेंशन का, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं 465 का लेवल। हालांकि टेस्ट नहीं हुआ, 486 का लो बना के बाउंस बैक कर रहा है। अच्छा है, बाउंस बैक कर ले 550 तक। नेक्स्ट लेग में आपको 470 465 का लेवल मिल जाएगा, कम से कम,
कम से कम। 470 से 465 तक गिर सकता है ये। ओके सर, इनके दो शेयर थे, प्रिसिशन वायर और AGIIL। प्रिसीजन वायर सर अभी मेरी बाई लिस्ट में आ ही रहा था इंट्राडे के, और शायद ये एक्सटेंड कर जाए डेली चार्ट पे भी। फिलहाल 15 मिनट चार्ट पे जिसको भी पढ़ने लिखने का शौक है, 15 मिनट का चार्ट खोलिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी अभी बना है, थोड़ी देर पहले 15 मिनट में, आधा घंटे पहले बना था 308 रुपए पे, जिसका टारगेट 318 रुपए है। तो ये इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड 1 से 2 दिन का, और अगर ये 318 320 की जोन क्रॉस कर लेता है तो 350 रुपए तक आराम से जा सकता है। तो प्रिसीजन वायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। इंट्राडे 1 से 2 दिन 318 20 क्रॉस करता है तो फिर 350 ये लेवल आते हुए दिख रहा है। दूसरा कौन सा सर? सॉरी, दूसरा कौन सा स्टॉक था? मैं सर इसके मुझे लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए। आप कह रहे हैं इनिशियली 318 320 जाएगा और फिर उसके बाद 350 कंडीशनल, अगर 318 और 20 के ऊपर टिकता है तो। हाँ, 318 भी 15 मिनट के चार्ट पे जो फ्लैग ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 318 है। डेली चार्ट पे 318 320 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज करता है तो 350 तक जाएगा। और स्टॉप लॉस अभी सर 310 पे अगर है तो 305 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। ठीक है। 308 रुपए का ब्रेकआउट है, 305 का टारगेट है, 318 स्टॉप लॉस है, 318 का टारगेट है। 15 मिनट के फ्लैग का ये सेटअप है। ठीक है, ओके। दूसरा नाम है AGIIL। AGIIL सर 390 के नीचे कल क्लोज किया है, आज रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था 390 के नीचे अगर क्लोज करता है तो 1 से 2 सेशन वेट कीजिए। अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म होता है तो फिर टारगेट खुलेगा 235 का। आज रिवर्स कर रहा है, 1 से 2 सेशन दीजिए और अब स्टॉप लॉस लगाइए 279 का। 279 टूटे तो एग्जिट, 235 खुलेगा। अगर ये 2-3 दिन ऐसे ही ट्रेड करता रहा 290 के ऊपर तो वापस 340 का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। मुझे सर एक बार आप डिफेंस स्टॉक्स पे भी आपकी राय दीजिए। GRSE हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, आज उसके साथ साथ एक दो स्टॉक्स और भी हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन स्टॉक्स पे क्या किया जाए सर, जो डिफेंस स्टॉक्स में, स्पेशली जो PSUs में रैली है आज? सर माल बेचना चाहिए। बजट के पहले भी ये रैली आई थी, तब भी मैं क्लियरली बोल रहा था कि माल बेचिए। वहां से देखिए 35% करेक्शन हो चुका है। इस रैली में भी माल बेचिए। इसमें GE शिपिंग को छोड़ दीजिएगा क्योंकि GE शिपिंग तेज लग रहा है। बाकी सारे स्टॉक सेलोन रैलीज के मोड में ही है। मतलब मजगांव डॉक हुआ, GRSE हुआ, कोचिन शिपयार्ड, सब में। और 2-3 दिन की रैली मिल जाए तो स्टॉक बेच के चलिए। ठीक है, 2-3 दिन और अगर ऊपर मूव मिल जाता है तो इनमें आप बिकवाली करके चलें। और सर जो प्राइवेट नाम है जैसे डेटा पैटर्न्स हुआ, पारस डिफेंस हुआ, एमटा टेक हुआ। डेटा पैटर्न्स में फील्ड ब्रेकआउट बना है 3400 ऑड लेवल पे। अगर गलती से 3050 टूटा तो 2600 रुपए खुल जाएगा। MTR टेक में 3 अटेम्प्ट फील्ड ब्रेकआउट हो चुकी है 3800 के ऊपर। अगर लेना ही है तो 3800 क्रॉस होने दीजिए। MTR टेक में नहीं क्रॉस हुआ और गलती से भी 50 डे मूविंग एवरेज 3350 के आसपास है, 3300 के नीचे गलती से भी क्लोज कर लिया 2559 का टारगेट खुल जाएगा। तो डिफेंस स्पेस वापस खराब होना स्टार्ट हो गया है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है।